हम लोगों ने फोर्स के बारे में कुछ कुछ जान लिया था, ठीक है ना। तो फोर्स को और डिटेल्स में जानने के लिए हमें एक लॉ जानने की ज़रूरत है जो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का पूरा नाम जानते होंगे आप, सर आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने दिया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट हमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जहाँ से सारी बातें समझ आ जाएंगी, उसको हमें पढ़ना है। जो सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ भी समझ आ जाएगा और थर्ड लॉ भी समझ आ जाएगा। तो पहले हम कौन से लॉ की बात करेंगे? सेकंड लॉ की बात। उसके बाद पूरा फोर्स आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा और एक टॉपिक बचेगा प्रेशर, वो भी समझ आ जाएगा। जस्ट आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे तरीके से जान लें, ठीक है ना। उसको जानने से पहले हम एक और टर्म के बारे में बताएंगे। वैसे 2-3 टर्म्स मिलके है वो है सेंटर ऑफ मास। हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो इसको समझने के लिए मैंने एक देख सकते हैं क्या है, इसका नाम बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत शायद नहीं है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास, और हम जानने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हम अर्थ खींचती है तो अर्थ अपने तरफ, अब अर्थ अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी, ठीक है ना। तो वो जो ग्रेविटी है उससे हम लोगों को वो जो खींचता है, मैंने बताया था इससे पहले कि जितना मैं खींचता हूँ अर्थ को उतना ही अर्थ हमको खींचता है, लेकिन अर्थ का फील्ड ज़्यादा है और अर्थ का एक्सेलरेशन कम है, और हमारा फील्ड कम है, मेरा एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो ये समझेंगे, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स सेम होता है, जितना फोर्स मैं लगाता हूँ अर्थ पर उतना ही अर्थ हम पर लगाता है, लेकिन अर्थ का फील्ड ज़्यादा होता है, मेरा फील्ड कम होता है। ये सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हम मानते हैं कि जो जितनी हर एक जगह पे जो खींचती है अर्थ, उसमें ज़्यादा कहीं नहीं खींचती है, कहीं कम नहीं खींचती है। हर जगह खिंचाव जो है अर्थ का सेम है। अर्थ की जो ग्रेविटी है हर जगह सेम है। वैसे ऊपर जाने से भी घटता है, अंदर घुसने से भी घटता है, लेकिन तब भी हम लोग ये मान लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली आसपास, वैसे अर्थ के सरफेस में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ सरफेस में भी वैसे कहीं घटता है, बढ़ता है, पोल्स में कुछ और होता है, इक्वेटर में कुछ और होता है, ये सब बाद में जानेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि अभी जो हम सिचुएशन ले रहे हैं वहाँ पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, और ग्रेविटी यूनिफॉर्म होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ आएगी, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी हो तो। भी आप इतना नोट कर लें दिमाग में, ठीक है। वैसे आगे वाली बात है ये। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी देख सकते हैं कि इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इधर प्लास्टिक है या जो भी है, और इधर आपका पता नहीं जो मटेरियल है, वो केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। मटेरियल क्या होता है, जिससे बॉडी बना होता है, जो बन के तैयार है वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। यहाँ कुछ और मटेरियल, यहाँ कुछ और मटेरियल है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा कहीं डेंसिटी कम। तो इसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं पकड़ के रखा हूँ, देखिएगा जहाँ पे आके वो एक ही, जैसे मैं यहाँ से शुरू किया, देखिए क्या हो रहा है, इधर घसक नहीं रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फ्री छोड़ दिया हूँ, अब घसकना शुरू हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ आके मीट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये और भी शार्प अगर हाथ होता मेरा तो और भी बढ़िया पॉइंट मिलता है। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। यहाँ के बैलेंस्ड, यही एक पॉइंट होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। वैसे ये और भी अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे मान लेते हैं पकड़ के रखा हूँ, तब भी हमारा वहीं पे आएगा। देखिए अभी घसकना शुरू, अगर मैं ये पॉइंट यहीं लेके रखूँ और यहाँ से देख, घसकेगा ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं घसकेगा। इसका मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आप खुद घर में कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हमें समझ आ गया, ठीक है। हम लोग जितने सारे बॉडी स्पीड, बॉडी की बहुत हाई स्पीड है, बॉडी की वेलोसिटी है, बॉडी इधर से उधर मूव करता है, तो उसका जो मूवमेंट हम लोग लेते हैं, जितने सारे फॉर्मूले अभी हम लोग जानेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक हमारा आएगा कोई फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे खूबसूरती को मेजर नहीं कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तो फिजिक्स में हम उस क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ेंगे जो मेजर किया जा सकता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसका कोई यूनिट होगा। जैसे आप इतना जानिए, 1 मीटर है, 1 मीटर है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 मीटर, 3 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं मीटर में, तो यूनिट 1 हो गया, उसका डबल 2 मीटर, उसका ट्रिपल 3 मीटर, उसका आधा मीटर, तो ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी पढ़े हैं, जैसे फोर्स का फार्मूला वैसे आप लोग कभी सुने होंगे शायद, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है ये किसका है बताइए, सेंटर ऑफ मास। किसका, कभी पूछा जाए कि ये पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है, वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, और बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो पॉइंट जहाँ पे हम मानते हैं कि सारा का सारा जो मासेस हैं इस बॉडी का वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है,
ठीक है ना। जैसे हमने देखा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये बॉडी को मूव कराएंगे, तो बॉडी को मूव करेंगे तो यहाँ वाला मूवमेंट लेंगे कि यहाँ वाला, तो कौन सा वाला लेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला। दैट इज मोमेंटम का फॉर्मूला में मास इनटू वेलोसिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए, किसका, सेंटर ऑफ मास का। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, फोर्स का फॉर्मूला में मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन इज center of mass of the body. Force is equal to mass into acceleration of center of mass of the body. Momentum is equal to mass into velocity of center of mass of the body. Got it? ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा मैंने डिस्कशन कर दिया। अभी यूनिफॉर्म ग्रेविटी की बात करें तो, और अगर हमारा यूनिफॉर्म मास हो, जैसे हमारे पास एक किताब है, देख रहे हैं ना, ये किताब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में होगा। तो इसको जब मूव कराएंगे तो इसकी वेलोसिटी किसकी लेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास की लेंगे। क्योंकि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे, जैसे हमारे पास एक बॉटल है, इस बॉटल पे हम फोर्स लगाएंगे तो ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स लगाए तो उठा के लेके जा पाएंगे। देखिए इसका मतलब फोर्स आप जब लगाते हैं तो किस पॉइंट पे लगाते हैं वो भी फैक्टर, दैट इज फोर्स जब किसी बॉडी पर लगाएंगे तो फोर्स लगाएंगे तो किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। याद रहे कि फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, छोटी छोटी बातें हैं, और सेंटर ऑफ मास आप लोगों ने जाना है। तो अब छोटी सी बात, जहाँ से फिजिक्स शुरू हुआ था, मैंने बताया ना कि फिजिक्स हम लॉज ऑफ नेचर की बात, इसको छोड़ते हैं कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स लगाना पड़ा। तो पोजीशन चेंज करता है, पहले क्या चेंज करता है, पोजीशन। मैंने पोजीशन के बारे में कुछ बताया था कि मान लो ये 0 1 2 3 है, -1 -2 -3, अगर -1 से कहाँ आ गया, 2 में, तो बताइए -1 से 2 में कितना, मान लो ये मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में दिया हुआ है तो ये 1 2 3, कितना पोजीशन चेंज हुआ बताइए, 3 मीटर का कितना चेंज हुआ। अभी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, जो भी मोशन है आपके सहूलियत के लिए हमने कौन सा मोशन लिया, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो -1 से 0 1, 0 से 1 2, 1 से 2 3, तो ये 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, या डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हुआ, 3 मीटर, या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड, अभी उसका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन पाथ में जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लेते हैं हर एक, इसके लिए 1 सेकंड लगा, इसके लिए भी 1 सेकंड लगा, इसके लिए भी 1 सेकंड लगा, मतलब हर एक 1 मीटर के लिए 1 सेकंड टाइम लग रहा है, टाइम इंटरवल जो इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 1 सेकंड हमारा ये मान लेते हैं 1 सेकंड हमारा मिनिमम टाइम मेजर करने का हमारे पास उपाय है, और उसी के बारे में, उसी रेजोल्यूशन पे अगर बात करें तो हम बोलेंगे हर एक सेकंड में कितना मीटर, 1 मीटर, दैट इज 3 मीटर कितना सेकंड में, 3 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना मीटर हो गया, 1 सेकंड में हो गया 1 मीटर, या बोल सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। मेरी बात समझ आ रही है। और अगर हम बोले कि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर ईस्ट की तरफ, तो 1 मीटर पर सेकंड एक बॉडी जा रहा है किधर, ईस्ट की तरफ। तो ये इसकी पूरी मोशन की जानकारी हो गई। तो एक मोशन को पूरी तरह डिफाइन करने के लिए हमें उसका स्पीड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए, मतलब वेलोसिटी चाहिए। तो स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, ये हम क्लास 7 में पढ़ा चुके हैं। स्पीड विद डायरेक्शन, इसी का नाम हमारा क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बारे में बताता है, स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। वेलोसिटी टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बोले कि 10 मीटर पर सेकंड में वो जा रहा है, तो ये उसके पूरे मोशन के स्टेट के बारे में नहीं बता सकता। तो मोशन के पूरे स्टेट के बारे में जानने के लिए हमें क्या चाहिए बताइए, वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या क्या आएगा, स्पीड और डायरेक्शन। तो लिख सकते हैं आप, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन। सिर्फ स्पीड से हम स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बता नहीं सकते। तो पहले हमारा क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, पोजीशन। और जब पोजीशन चेंज हुआ तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन चेंज हुआ, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और इसको किससे डिवाइड किया, टाइम इंटरवल से। मान लो यहाँ पे 2 सेकंड में शुरू हुआ था और यहाँ पे 5 सेकंड में खत्म हुआ था। 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड, कितना सेकंड, 3 सेकंड। टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता, टाइम हमेशा बढ़ते जाता है। तो टाइम बाद वाला हमेशा बड़ा होगा, शुरू में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो बताइए 3 सेकंड में 3 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर। तो ऊपर क्या है, 1 3 सेकंड, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 मीटर बटे 3 सेकंड। ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, और ये क्या होगा, टाइम इंटरवल। ठीक है ना। तो 1 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ आ रही है। तो हम ये कह रहे थे, और ये अगर डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो वेलोसिटी होगी। तो पोजीशन पहले चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, तो डिस्टेंस कवर्ड हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ। पोजीशन जब 10 मीटर से 15 मीटर, तो क्या हुआ, 15 में 10 गया, 5 मीटर हुआ ना। ठीक है। तो पोजीशन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको नीचे क्या दिया, टाइम, टाइम इंटरवल से डिवाइड किया, तो क्या मिला हमें,
स्पीड या वेलोसिटी मिला। क्या मिला? स्पीड या वेलोसिटी। तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही आज बात करेंगे ज़्यादा। तो हम कह रहे थे पोजीशन के लिए हम एक्स इस्तेमाल किए और चेंज के लिए डेल्टा बोलते हैं इसको, ट्रायंगल सिंबल। डेल्टा एक लेटर है ग्रीक का, है ना। तो चेंज इन पोजीशन ये क्या हो जाएगा? डेल एक्स। तो पोजीशन जब चेंज होता है, जैसे -1 से लेकर 3 हुआ या 2 हुआ, 1 से लेकर 4 हुआ 3 मीटर, 4 से लेकर 7 हुआ 3 मीटर हुआ। तो ये जो हम स्ट्रेट लाइन बात की बात कर रहे हैं, फिर अभी 2D मोशन में 3D मोशन में कुछ और बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन इसलिए बात कर रहे हैं जो आपको आसानी है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज होने से इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं। तो पोजीशन चेंज होने से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और मान लेते हैं चेंज इन टाइम, इसको हम लोग डेल टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। और डेल टी टाइम में मानते हैं कि डेल एक्स पोजीशन चेंज हुआ। जैसे हमने बताया था ना, 3 सेकंड में 3 मीटर हुआ, तो डेल टी में डेल एक्स हुआ, तो एक में कितना होगा? डेल एक्स बटे डेल टी। एक मतलब यूनिट टाइम इंटरवल। तो बोला जाए तो यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर हुआ तो वो स्पीड हो गया। यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? वेलोसिटी। तो ये हमारा वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? मीटर पर सेकंड। इसे आप कॉपी कर सकते हैं अच्छे से, अगर नोट बना सकते हैं। पोजीशन ऐसे लिख सकते हैं कि इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन जो चेंज होगा वो क्या होगा? रिलेटिव होगा। मैंने क्या कहा? ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार आपस में क्या नहीं कर रहे हैं? अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 है। लेकिन मैं इस दीवार के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, दैट इज मेरे रिस्पेक्ट में, मैं दीवार के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है, और दीवार का भी मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये सारी बातें हो चुकी है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा घर आ रहा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं घर के नजदीक जाता हूँ तो मेरे और घर के बीच का क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, वो रिलेटिव क्वांटिटी। वो सारी बातें क्लास 7 में हो चुका है, या मोशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में फिर। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब इंटरेस्टिंग बात आएगी। और वेलोसिटी में 2 बातें हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। स्पीड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट कि मान लो एक बॉडी है जो 0 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, फिर फर्स्ट सेकंड मतलब 0 सेकंड से शुरू हुआ, कोई भी घड़ी लगा हुआ, जैसे टाइमर लगा हुआ, 1 सेकंड में अभी 3 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, फिर दूसरे सेकंड में फिर अब 5 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, फिर तीसरे सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। मतलब हर एक सेकंड में 1 मीटर चल रहा है शुरू में। ऐसे में जब देखना शुरू किया तो उसको 0 सेकंड माना, कोई टाइम 5:06 को हमने 0 सेकंड मान लिया। फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में पहले 1 मीटर चल रहा था, अब 1 सेकंड में 3 मीटर चल रहा है। हर एक सेकंड में अभी कितना मीटर चल रहा है? 3 मीटर। लेकिन पहले कितना चल रहा था? 1 मीटर। तो स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 मीटर पर सेकंड। कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकंड। स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है तो डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। ठीक है, एक बॉडी है, पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है। और फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 7 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है? 2-2 मीटर पर सेकंड। देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। वैसे डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ और बात होगी अभी, उसके लिए भी एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हर एक सेकंड में कितना हुआ? मैं अगर देखूं यहां से शुरू करूं वहां पे खत्म करूं तो ए से लेकर बी तक कितना वेलोसिटी चेंज है? डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डेल वी, ये कितना हो गया बताइए? 7 मीटर पर सेकंड माइनस 1 मीटर पर सेकंड। तो कितना हो गया? 7 में 1 गया 6 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल कितना हो गया? डेल टी 3 सेकंड माइनस 0 सेकंड कितना है? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 6 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में कितना हुआ बताइए? 6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? तो 2 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है। 2 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है। तो 2 मीटर पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सेलरेशन। पहले क्या चेंज हुआ बताइए? x था, फिर डेल x हुआ, फिर डेल x बाई डेल t हुआ। तो ये हुआ पोजीशन। ये चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट है। चेंज इन पोजीशन बटे चेंज इन टाइम, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डेल v मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। ये चेंज है, ऐसे वेलोसिटी और टाइम लिखते हैं हम लोग, गलत बात है वो। वेलोसिटी का चेंज, यहाँ जैसे पोजीशन का चेंज है
तब डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, इसका कोई नाम नहीं है दूसरा, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, टाइम घटे, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। वैसे घट भी सकता था, जैसे एक 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, फिर एक सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड हो गया, 8 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड घट रहा है। स्पीड घट रहेगा तो उसको बोलेंगे रिटार्डेड मोशन, स्पीड बढ़ रहा होगा तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है ना, अभी साइन की बात नहीं कर रहे, जस्ट अभी याद रखना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल v बटे डेल टी। तो क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर मीटर पर सेकंड अभी जाने, पर मीटर पर सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ पे हर एक सेकंड में कितना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये 3 मीटर पर सेकंड है, अगर 3 ना होके क्या होता मान लेते हैं, यहाँ होता है 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ होता है फिर यहाँ हो जाता है हमारा 1 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ कितना बढ़ा बताइए, 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ कितना बढ़ा, 1 मीटर पर सेकंड। तो कभी ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अभी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उस की बात ही हम नहीं कर रहे हैं अभी, जस्ट अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको हम यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज होगा, डेल v बटे डेल टी। अभी इतना याद रखना है कि पहले पोजीशन चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम के साथ तो वो वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि हमने क्या बोला, वेलोसिटी में स्पीड है और डायरेक्शन है, स्पीड है और डायरेक्शन है। ये सारी चीजें अगर आपको कम समझ आया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 9 में और डिटेल्स पढ़ेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी क्या डिफाइन करता है, उसके स्पीड और डायरेक्शन को। स्पीड डायरेक्शन से उसके पूरे मोशन के बारे में जानकारी मिल जाती है, उसके पूरे मोशन के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो अब क्या हुआ ना कि क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि एक वेलोसिटी बॉल आ रहा है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, और एक ट्रक आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, आप किससे ज़्यादा डरेंगे, बॉल को कैच कर लीजिएगा, क्या आप ट्रक को इतने स्पीड में देख के आगे खड़े रहिएगा, नहीं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा डर लगता है। इस डर से एक नया फिजिकल क्वांटिटी आया, उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। वैसे मोमेंटम हम बोलेंगे मतलब लीनियर मोमेंटम ही होगा, ठीक है ना। वैसे लीनियर और एंगुलर दो बातें होती है, एक बॉडी, एक पार्टिकल सीधे जा रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सर्कल में घूम रहा है, तो वो एंगुलर बातें उसमें आएंगी, बहुत सारी बातें, ठीक है। अभी आप जस्ट लीनियर मोशन की बात करेंगे, तो लीनियर मोमेंटम, मैंने बोला था मास, मास क्या होता है बताइए, इसका यूनिट किलोग्राम होता है, अभी इतना ही याद रखना है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी से तो हमको मोशन के स्टेट के बारे में पता चला, लेकिन हमने बोला एक ट्रक का एग्जांपल लिया और एक बॉल का, तो बॉल की स्पीड उतनी ही है जितनी बॉल की उतनी वेलोसिटी, और ट्रक की भी उतनी वेलोसिटी। आप किससे ज्यादा डरिएगा, किससे, ट्रक से। ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा अगर वेलोसिटी दोनों का सेम हो, किससे, बॉल से, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंट याद रखना है आपको, ये याद रखना है, जस्ट डेफिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, ऐसे ही बता दिया। इसका यूनिट क्या होगा, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, याद रखना है, जस्ट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हुआ क्या कि लीनियर मोमेंटम का सिंबल हम इस्तेमाल, सिंबल वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पी लिखते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंटम अगर चेंज करना है, अगर वेलोसिटी चेंज होगा, मास अभी हम मानते हैं कि चेंज नहीं होगा, वैसे अगर गुब्बारा लिए वहां से हवा निकाल रहे हैं तो मास भी चेंज हो रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम मानते हैं कि मास कांस्टेंट है, मास चेंज, वैसे मास कंजर्व्ड भी नहीं है, जैसे एनर्जी भी कंजर्व मानते हैं आप लोग, एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में, वो अलग बात है। अभी हम लोग बात करें नॉर्मल कंडीशन में कि मास अभी कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल स्पीड में हम लोग लाखों किलोमीटर पर सेकंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, लाइट का स्पीड के क्लोज हो जाता है। तो एक पेन है मान लेते हैं, उसको हम क्या किया, उसको कुछ वो मोशन में है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, मास है कुछ, तो मास इनटू वेलोसिटी, उसका कुछ मोमेंटम। तो जब वेलोसिटी चेंज होगा तो या तो स्पीड चेंज होगा या क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज होगा तो स्पीड या डायरेक्शन, और मास अभी हम मानते हैं कांस्टेंट है, वैसे मास कांस्टेंट होगा ये जरूरी नहीं, अभी हम मानेंगे कि मास कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जब चेंज होगा तो साथ में क्या चेंज होगा बताइए, लीनियर मोमेंटम। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होगा, और उसको चेंज करने के लिए हमको नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो जीरो नहीं होना पड़ेगा। जीरो मतलब फिर बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, मतलब उसका स्पीड भी नहीं चेंज हो सकता और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्पीड और डायरेक्शन कोई एक या दोनों को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर हो जाए तो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, मतलब जितना लेफ्ट में उतना राइट में, जितना ऊपर उतना नीचे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अभी मानते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जो जीरो के बराबर नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं इसको। ये आप लिख सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी अगर जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा,
बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस फोर्स, और नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो के बराबर नहीं हो तो कुछ लग रहा है तो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज बैलेंस फोर्स, if net external force acting on a body is zero then that is called balanced force, if net external force is not equal to zero acting on a body बीच में लगाइएगा that is called unbalanced force। ठीक है, तो अगर हम unbalanced force लगा रहे हैं, net external force लगा रहे हैं तो बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होगा, मतलब मोमेंटम में चेंज होगा। बहुत सिंपल है। क्या इसका डेफिनेशन हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, वो भी कॉपी कर लीजिएगा। तो जब वेलोसिटी चेंज करना हो तो क्या चेंज होगा बताइए, मोमेंटम चेंज होगा। तो हम जस्ट यहाँ लिख दे रहे हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज करना पड़ा। तो अब क्या हुआ, न्यूटन ने सोचा कि जब मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा और जितने कम टाइम में चेंज करना पड़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना कम टाइम में, जैसे मान लेते हैं कि पी चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इसको हम डेल पी लिखेंगे, और टाइम लगा चेंज इन टाइम, जिसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं, डेल टी। मान लो कि पहले हमारा था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फिर बढ़ के हो गया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये 2 सेकेंड में शुरू हुआ और ये 5 सेकेंड में ख़त्म हुआ, या 1 सेकेंड में शुरू हुआ 5 सेकेंड में ख़त्म हुआ। तो कितना बढ़ा बताइए, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बढ़ा, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बस यूँ समझ जाइए कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो साथ में मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। टाइम के चेंज होने के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो एक एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, जितने कम टाइम में ज़्यादा चेंज चाहिए, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसको समझते हुए न्यूटन ने सोचा कि ज़्यादा, जैसे मैं बोलूँ कि y बराबर 1/x, तो बताइए x बढ़ेगा, x का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो क्या आएगा, 1/2 0.5, अगर हम 4 रखें तो 0.25, 10 रखें तो 0.1। लेकिन नीचे का वैल्यू घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वैल्यू घटते जा रहा है। और अगर हम y बराबर 1/x में x का वैल्यू मैं 10 रखा तो क्या आया, 0.1 से 0.1 आया। और अगर मैं 5 रखूँ तो क्या आएगा, 0.2, 2 रखूँ तो 0.5, और घट रहा है तो बढ़ रहा है। तो नीचे का वैल्यू घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, मतलब रेसिप्रोकल है। क्या है, यहाँ रेसिप्रोकल दिख रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब नीचे अगर वैल्यू हम रखते हैं तो उसका वैल्यू जितना घटता है उसका, तो पूरे वैल्यू को उतना बढ़ाता है। तो कितने, जितने कम टाइम में मुझे चेंज चाहिए उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब टाइम इंटरवल कम होते जाएगा, फोर्स बढ़ते जाएगा, तो टाइम इंटरवल नीचे होगा। टाइम इंटरवल फोर्स के फॉर्मूले में कहाँ होगा, नीचे होगा। ये बात शायद समझ आई होगी आपको। और मोमेंटम को चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करना है तो मोमेंटम चेंज करना है। तो उन्होंने कैसे दिया, पहले उस आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं पहले, नेट एक्सटर्नल, ये एकदम हमेशा के लिए याद कर लीजिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में आप सीधे इज इक्वल टू इस्तेमाल कर दीजिएगा, ठीक है। मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, आपको क्या इस्तेमाल कर लेना है, इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेट एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अभी आपको ये याद कर लेना है। अब ये कैसे क्या होगा मैं इधर बता दूं। मैंने क्या बोला, जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए अभी हम इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि x और y का रेशियो कांस्टेंट है, मतलब 2 है, तो x अगर हमारा 10 होगा तो y कितना होगा, 5। x अगर 20 होगा तो y कितना, 10, 20/10 क्या आएगा, 2। x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, लेकिन x और y का रेशियो कांस्टेंट है, लिख सकते हैं x बराबर 2y।
और जब रेशियो कांस्टेंट है उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन, और इसको हटाएंगे तो बराबर देंगे तो क्या देंगे कांस्टेंट, ये 2 है, एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट है 2, लेकिन 2 ना मान के हम कितना लेंगे 1 लेंगे, क्या लेंगे डायरेक्टली, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को हमने एफ मान लिया, क्या मान लिया नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी को एफ मान लिया, तो एफ और किसका रेशियो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट क्या होता है मैंने बोला था, जैसे 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो एक का दाम कितना होगा 10/5 2 रुपया, तो 2 रुपया पर कलम, तो इसको रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो मानते हैं कि डेल टी टाइम में आपका जो मोमेंटम चेंज हुआ डेल पी हुआ, एक में कितना होगा बताइए डेल पी बटे डेल टी, डेल पी बटे डेल टी, ये बात समझ आई। एक में जैसे हम बोले 5 सेकंड में कोई 10 मीटर ट्रेवल किया तो 1 सेकंड में कितना करेगा, अगर यूनिफॉर्मली करे 10 मीटर बटे 5 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो ये रेट ऑफ ये इसको स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर डिस्टेंस कवर्ड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी या स्पीड, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, तो फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स वो एफ हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो उसके डायरेक्ट, तो डेल एफ और डेल पी और डेल टी का जो रेशियो है, ये अगर समझ नहीं आए समझ आ जाना चाहिए, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कितना होगा अभी 1 होगा, तो ये डेल पी बटे नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, एफ बराबर क्या हो जाएगा डेल पी बटे डेल टी। फिर मैं कह रहा हूं बात समझ आ रही है, इतना नोट कीजिए। ठीक है ना, अगर इसको सॉल्व करें, मैंने बोला मास को भी कांस्टेंट मान के बात की, तो डेल पी, पी क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी बटे डेल टी, तो क्या हो जाएगा बताइए, मास कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो बदलता ही नहीं है, वो बाहर हो जाएगा डेल वी बटे डेल टी, मतलब वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ, अभी तो बताया क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूछा जाए कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का फार्मूला है वो कहां से आता है, वो आता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, बात समझ आ रही है। और जब फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, तो क्या क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी मतलब या तो स्पीड चेंज होगा नहीं तो डायरेक्शन चेंज होगा, दैट इज मोमेंटम का चेंज बेसिकली होता है। तो हमारा मेन फार्मूला क्या हो गया, एफ बराबर, आपको ऐसे याद रखना है, एफ बराबर क्या होता है डेल पी बटे डेल टी, इसी से क्या निकल के आया मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन है वो किसका एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का, मास मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी किसका है, सेंटर ऑफ मास का। ये कैसी क्वांटिटी है फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसका यूनिट क्या होगा बताइए, ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं, NEWTON, और यानी स्मॉल होगा यहाँ पे क्योंकि किसी का नाम है और सिंबल उसका कैपिटल है, ठीक है ना, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। अब फोर्स का फार्मूला हमारा क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, या F बराबर डेल पी बटे डेल टी, F बराबर डेल पी बटे डेल टी, इसको अगर जीरो करते हैं कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस्ड फोर्स, दैट इज डेल पी बराबर 0 गुना डेल टी, क्या आ जाएगा 0, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम बराबर 0, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 0 का मतलब क्या हो गया, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, दैट इज फाइनल मोमेंटम बराबर क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, मतलब यहाँ लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है ना। जब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जब मोमेंटम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल पी बराबर डेल मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m बाहर हो जाएगा, m डेल v बराबर 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा डेल v बराबर 0 बटे मास, मास तो 0 नहीं हो सकता, 0 से हो सकता है लेकिन हम लोगों ने उसको कंसीडर नहीं किया, वो बात की बात है, 0 बटे 0 हो जाएगा, डेल v बराबर 0 मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी। तो इससे क्या पता चला कि नेट फोर्स अगर 0 हो जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाए तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम विल नॉट चेंज, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और क्या चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, दैट इज टू चेंज द वेलोसिटी, दैट इज स्पीड और डायरेक्शन और बोथ। और शेप चेंज होगा मतलब सेंटर ऑफ मास उसका क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन चेंज करेगा, वो अलग बात है। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फोर्स के फॉर्मूले में मास इनटू एक्सेलरेशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका, वेलोसिटी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो किसी भी बॉडी के क्या चेंज करने के लिए, वेलोसिटी, स्पीड या डायरेक्शन या दोनों को चेंज करने के लिए व्हाट यू नीड टू अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब वो फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए पूरा कुल मिला के। आज इतना ही, आप अच्छे से नोट कर लें और कुछ अपने से जो जो मैं बताया और कुछ लिख लें, मैं देखूंगा फिर वो सारी चीज़ें फोर्स के बारे में, नेट एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ये सारी बातें एक समझ जाइए कि ऐसे लिखना है आपको फोर्स पर, वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें। जो जितना बढ़िया लिखिएगा मैं उतना खुश हूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।